अवेयर कराया जाए, जागरूक किया जाए, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ उनके अंदर डिफरेंट कौशल स्किल्स जो 21st सेंचुरी की मांग है, एजुकेशन की 21st सेंचुरी स्किल्स, जैसे लीडरशिप क्वालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक टेम्पर, ये सब बच्चों के अंदर डेवलप हो सके। साथ ही साथ जो समस्याएं आती है स्कूल में या आपके समाज में, उसकी समस्या का आप समाधान ढूंढ सके। इस बाल संसद के करने का उद्देश्य यह है कि आप जिस स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं उस स्कूल की किस तरह से टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो, आप अपने को एक जागरूक विद्यार्थी के रूप में पेश करें। स्कूल में डिसिप्लिन, अनुशासन किस तरह से आप बना सकते हैं ताकि टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो, साथ ही साथ स्कूल का सौंदर्यीकरण, ब्यूटिफिकेशन में आपकी अहम भूमिका हो। आप टीचर के एक हेल्पिंग हैंड्स हो और साथ ही साथ हमारा स्कूल विद्यालय अच्छे रूप से चले, जहां हर तरह का आपको डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। तो इसके करने का, आयोजन करने का यही उद्देश्य है कि आपके अंदर ऑलराउंड डेवलपमेंट के साथ साथ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ये डेवलप हो, ताकि आगे चलकर एक आप अच्छे नागरिक के साथ साथ एक प्रोडक्टिव हो, ताकि आप अपने समाज और अपने देश की सेवा कर सके। साथ ही साथ जो हमारी संसदीय प्रणाली है, आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, और तीनों के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर विद चेक एंड बैलेंस है। तो आप अपनी संसदीय प्रणाली से अवगत हो। साथ ही साथ आप ये देखेंगे यहाँ के डिफरेंट जो मिनिस्टर्स यहाँ बैठे हैं, ये मिनिस्टर्स अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, क्योंकि ये स्कूल के द्वारा निर्वाचित हुए हैं। साथ ही साथ ये जो सत्ताधारी पार्टी, रूलिंग पार्टी है, ये ऑपोजिशन का, प्रतिपक्ष का भी रिस्पेक्ट करेगी। क्यों कि कहा यह जाता है कि लोकतंत्र में जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है वो विपक्ष के द्वारा चलाया जाता है, ऑपोजिशन। इसलिए रूलिंग पार्टी का ये दायित्व है कि अपने ऑपोजिशन का वो रिस्पेक्ट करे, तभी हम एक स्वतंत्र, ये एक जो है वो हेल्दी डेमोक्रेटिक फॉर्म और एक संसदीय प्रणाली डेवलप कर सकते हैं। तो इस माध्यम से बच्चों आपके अंदर संसद के प्रति जो है आपको जागरूकता, और आप अपने विद्यालय का किस तरह से सौंदर्यीकरण और किस तरह से डिसिप्लिन और किस तरह से जो है आप अपने विद्यालय की प्रॉपर्टी को प्रिजर्व कर सकते हैं, ये आपको यहाँ से सीखने का मौका मिलेगा। धन्यवाद बच्चों। Request principal sir, please come here and say few words for the students, for the participants. Please come sir. ठीक है, ओके। चलो तब मजा आएगा, माननीय सांसदों,
युवा संसद के इस मानसून सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नए सदस्य शपथ ग्रहण अथवा प्रतिज्ञान करेंगे। महासचिव महोदय। Miss Neha, who has been elected from Patna constituency of Bihar state, will now take oath of affirmation. Miss Neha, please. Miss Neha, do you want to take oath or affirmation? Please oath. In which language will you take oath? In English, Hindi. मैं सुश्री नेहा जो युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी, देश की प्रभुता एवं एकता बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँ। धन्यवाद। Mr. Suraj, who has been elected from Kolkata constituency of West Bengal state, will now take oath or affirmation. Sir, would you like to take oath or affirmation? Oath, please. In which language will you take oath? In Bangla, please. আমি সুদল বলে লোকসভা সদস্য নির্বাচিত হয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করছি এবং দৃঢ়তার সাথে অঙ্গীকার করছি যে আমি আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি সত্যকারে বিশ্বাস ও আনুগত্য রাখব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব অখণ্ডতা অক্ষুণ্ণ রাখব। আমি তা বহন করব। আমি নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করব। ধন্যবাদ। माननीय सदस्यगण, चूंकि हम 2 माह के पश्चात आज यानी मानसून सत्र के शुभारंभ पर मिल रहे हैं, यह दुखद कर्तव्य है कि मैं सदन को हमारे 9 सैनिकों के दुखद निधन की सूचना दूं। दिनांक 15 जुलाई 2024 को अचानक हुए विस्फोट के कारण INS सिंधु रक्षक पनडुब्बी तट समीप समुद्र में डूब गई। फलस्वरूप इसमें हमारे 15 नौसैनिकों तथा 3 अफसरों की अपनी जान गंवानी पड़ी। जो सैनिक अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं, जिनकी इस दुर्घटना में असामयिक मृत्यु निश्चय ही दुखद है। मैं इन सभी के परिवारों के लिए गहरी अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री। श्रीमान, मैं INS सिंधु रक्षक पनडुब्बी हादसे में मारे गए सभी नौसैनिकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हमारे जवान देश की सुरक्षा में विपरीत एवं कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा तत्पर रहते हैं। वे हमारे राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति एवं मानव संसाधन हैं। उनके त्याग, बलिदान एवं आत्मसमर्पण के वजह से ही हम देश के भीतर सुरक्षित रह पाते हैं। हमारे इन 18 नौसैनिकों की मृत्यु अत्यंत दुखपूर्ण है। मैं सबके परिजनों के लिए अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती हूँ। श्रीमान, मैं आपके एवं सदन के नेता द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि से अपने को भी संयोजित करता हूँ।
देश के लिए हमारे जवानों का योगदान अतुलनीय है। वे हमारे कल को सुरक्षित रखने के लिए अपने आज का बलिदान करते हैं। नौसैनिक सहित थल सैनिक व वायु सैनिक सभी विषम परिस्थितियों में देश की सेवा करते हैं। जवानों को किस हाथ से सिंदूर रक्षक पनडुब्बी हादसे में खो देना राष्ट्र के लिए महान क्षति तथा दुखदायी है। इस दुखद घड़ी में मेरा शहीदों के परियोजनों से कहना है कि वे अपने आप को बिल्कुल अकेला न समझे, बल्कि पूरा राष्ट्र उनके साथ है। मैं शोक संवत परिवारों की संवेदना भेजने में स्वयं को और अपने दल को संयोजित करता हूं। श्रीमान। सदस्यगण अपना गहरा शोक प्रकट करने के लिए कुछ क्षणों के लिए मौन खड़े होंगे। अब प्रधानमंत्री अपने नए मंत्रियों का परिचय करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का सदन से परिचय कराना चाहती हूँ। श्री नीतीश कुमार, भारी उद्योग मंत्री। सुश्री नंदिनी कुमारी, पर्यटन राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। अब प्रश्नों का समय। प्रश्न संख्या 101 माननीय सांसद रणवीर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री से जानना चाहूंगा कि देश के हर नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए और इसके लिए सरकार को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं के साथ साथ अच्छे चिकित्सक भी उपलब्ध करवाने चाहिए। पर देखने में आ रहा है कि कई स्वास्थ्य केंद्र वेंटिलेटर पर अंतिम सांसें ले रही हैं। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मेरा यह प्रश्न है कि आप अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए क्या कर रहे हैं? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय। स्वास्थ्य मंत्री कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के हर नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है और हम इस बात से पूर्ण तरह से अवगत हैं। इसलिए मैं आपको हमारे द्वारा किए गए बदलाव के बारे में बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार ने पिछले 9 साल में देश के स्वास्थ्य के लिए बहुत से सुधार किए हैं, जो कि अब दूर दराज गांवों तक दिख रहा है। एनपीएनसीटी के तहत 753 जिला अस्पतालों और 6,238 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एनसीडी क्लिनिक स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त चिन्हित जिला अस्पतालों में कीमोथेरेपी के लिए 356 जिला दिवस परिचर्या केंद्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ के रुपयों का ऋण प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने की योजना बनाई है। स्वास्थ्य सेवा को सभी की पहुंच में लाने के लिए टेक्नोलॉजी की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग किया गया है एवं विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, सही समय पर निदान एवं प्रबंधन योजना एवं अवसंरचना सुदृढ़ीकरण इत्यादि। जिसमें सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य लाभ बीमा उपलब्ध कराया जाता है एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। और जहां तक बात रही अस्पतालों के वेंटिलेटर पे होने की, तो मैं बता दूं कि हमारी सरकार के आने के बाद अस्पतालों की हालत पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुई है। और तो और बेहतर चिकित्सक के लिए हमारी सरकार ने 262 नए मेडिकल खोले हैं, जहां पे उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त दिलाई जाती है। धन्यवाद श्रीमान। प्रश्न संख्या 1 से 2 माननीय सांसद अभिनीत। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सवाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से है। क्या वह यह बताने की कष्ट करेंगे कि उनके द्वारा चलाए गए जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम जिसे शुरू हुए अब पूरे 10 वर्ष हो चुके हैं, जिसकी लागत 20,000 करोड़ रुपए थी। यह एक बहुत ही भारी रकम होती है। फिर भी कई सर्वे की रिपोर्टों के अनुसार यह अभी भी साफ पता चलता है कि गंगा नदी कितना स्वच्छ है और वह कितना स्वच्छ हो पाया है। तो एवं इस अभियान के तहत उन्होंने इस
देश में कौन कौन से नए कार्य किए हैं वो कृपया इसका स्पष्ट ब्यौरा दे। माननीय माननीय प्रधानमंत्री कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्षी नेता को यह बताना चाहती हूँ कि नमामि गंगा नदी को साफ करने एवं उसकी रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार की एक एकीकृत योजना है। इस योजना की शुरुआत जून 2014 में हुई थी। इस योजना के तहत गंगा नदी को साफ करने और उसे पुनर्जीवित करने के लिए कई काम किए जा रहे हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। सीवेज उपचार और सीवेज बुनियादी ढांचों का निर्माण, कचरे को नदी में जाने से रोकने के लिए प्रबंध, नदी किनारे वन रोपण, गंगा नदी में मछली एवं मत्स्य पालन, गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण शिक्षा अभियान इत्यादि। इस योजना का मकसद गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना और उसे पुनर्जीवित करना है। और जहाँ तक बात यह आती है कि सरकार ने इसके लिए और क्या किया है, तो मैं आपको बता दूं श्रीमान कि भारत की बढ़ती जनसंख्या इसका प्रमुख कारण है। बढ़ती जनसंख्या से ही नदी में अत्यधिक गंदगी फैल रही है। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 103 माननीय सांसद रेणु। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी के वर्तमान सरकार द्वारा सरकारी स्कूल मिड डे मील की योजना चलाई जा रही, परंतु अभी की हालात कुछ ऐसी है कि बच्चों के खाने में कई प्रकार के कीटाणु पाए गए, जिनका विवरण यहाँ स्पष्ट है। भोजन में पोषण की कमी के कारण बच्चों को अत्यधिक पोषण नहीं मिल पा रहा है। तो मैं श्रीमान पोषण मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि इस समस्या का क्या समाधान। धन्यवाद महोदय। पोषण मंत्री कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, पीएम पोषण योजना सरकारी स्कूलों, सरकारी प्राप्त सहायता कर्मचारियों और मदरसों बच्चों को कार्य दिवस पर मुफ्त मिड डे मील प्रदान करती है। मिड डे मील योजना को पहली बार 1995 में शुरू की गई थी। पहला उद्देश्य यह सुनिश्चित कराना था कि सरकारी स्कूलों के बच्चे, विशेष रूप से घर पर भोजन प्राप्त असमर्थ बच्चों को दिन में कम से कम एक बार भोजन की उपलब्ध हो। इस योजना के कार्यक्रम में सुधार के लिए कई राज्य सरकारों ने विभिन्न प्रथाओं की शुरुआत की है, जैसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने किचन गार्डन नामक एक प्रथा शुरू की, जहां खाने पकाने के लिए आवश्यक सब्जियां और फलों की खेती स्कूल के परिसर में की जाती है। फिलहाल ये योजना लगभग 80 करोड़ बच्चों की सेवा करने वाले सभी 11 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को घर में तैयार भोजन प्रदान करती है। आईसीडीएस के अनुसार प्राइमरी स्कूल में लगभग 24 लाख अतिरिक्त युवाओं को पीएम पोषण योजना के तहत कवर किया जाएगा। माननीय महोदय। प्रश्न संख्या 104 माननीय सांसद आयुष। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में कितनी अधिक जल की कमी के कारण यहाँ की जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ तक जनता को पर्याप्त मात्रा में जल पहुँच नहीं पा रहा है। तो मैं माननीय जल शक्ति मंत्री से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने इस क्षेत्र में क्या क्या कदम उठाए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय। जल शक्ति मंत्री कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जल की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों से मैं इनको अवगत कराना चाहती हूँ कि लगभग 1.5 लाख गाँव को हर घर जल के रूप में प्रभावित किया गया है। हमारी सरकार राज्यों के साथ साझेदारी में प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को नल जल की आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन हर घर को लागू कर रही है। जल जीवन मिशन की शुरुआत अगस्त 2019 में हुई। उसमें केवल 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अभी तक जैसा कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 1/8/2024 तक जानकारी दी गई है, लगभग 11 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार 1/8/2024 तक देश के 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल की आपूर्ति होने की सूचना है। और भी कई योजनाएं उठाए गए, जैसे जल योजना,
हर घर जल योजना, ग्राम पंचायत जल योजना, जल मिशन योजना। धन्यवाद महोदय। क्वेश्चन नंबर 105, ऑनरेबल MP अंजनी। Honorable Speaker, sir, can our environment minister inform the House about the reasons behind rising the environmental pollutions? Sir, what are the steps that he plans take in order to control the environmental pollution? Honorable Speaker, sir, thank you, sir. Environment Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उन्होंने बोला, ये हम सभी जानते हैं कि बढ़ती आबादी के साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसके मुख्य कारण हैं जंगलों की कटाई होना, औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों का उत्सर्जन, निर्माण, धूल, कचरे को खुले में जलाना और कृषि के तहत कई गतिविधियां हैं। महाशय, मैं आपको सूचित करता हूं कि हमारी पार्टी ने भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु कई कदम उठाए हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान 2014, नमामि गंगे प्रोग्राम 2014, भारत की भूमि स्वच्छ और सुंदर भारत 2021, जय शक्ति अभियान 2019, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इन अभियानों के साथ साथ हमारी सरकार ने पर्यावरण संस्करण के लिए कई सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में पहल ली है, जो कि भारत के लिए कारगर साबित हो रही है। साल 2023 में स्वच्छ सर्वेक्षण में महाराष्ट्र को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार मिला, वहीं आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर रहा। इन सबों को करने का हमारा लक्ष्य यह है कि सभी राज्यों को प्रेरणा मिले ताकि वे भी भारत को प्रदूषण मुक्त बनाने में हमारी सहायता करें। धन्यवाद महोदय। प्रश्न संख्या 106, माननीय सांसद नीतीश। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलवे एक समय रोजगार देने में सबसे आगे थी, लेकिन रोजगार तो दूर, आए दिन रेलवे दुर्घटनाएं हो रही है और इससे लोगों की जान माल की क्षति हो रही है। माननीय रेलवे मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस घटना पर नियंत्रण करने के लिए सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद। रेलवे मंत्री कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सभा को ये अवगत कराना चाहती हूँ, भारतीय रेलवे विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क में से एक है, जहाँ लाखों लोग प्रतिदिन परिवहन के लिए निर्भर करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 दशकों में पटरी से गाड़ी उतरने के मामले जो अधिकांश दुर्घटनाओं का कारण है। सहस्राब्दी के अंत में प्रतिवर्ष लगभग 350 से घटकर वर्ष 20 से 21 में मात्र 22 रह गए। राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, जो एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति कोष है, इसकी स्थापना वर्ष 2017 से 18 में 5 वर्ष की अवधि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के साथ बैंक नवीनीकरण, पुल पुनर्वास आदि महत्वपूर्ण सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए की गई थी तथा इसके लिए सरकार द्वारा अन्य कदम भी उठाए गए हैं, जैसे LHB डिजाइन कोर्स, आधुनिक पटरी संरचना, अल्ट्रासोनिक दोष जांच, पटरी रख रखाव का यंत्रीकरण इत्यादि। धन्यवाद महोदय। क्वेश्चन नंबर 107, ऑनरेबल MP कंगन। Honorable Speaker, sir, will the Skill Development Minister make a statement to say that what percentage of women are receiving higher education in India? Honorable Speaker, sir. कौशल एवं विकास मंत्री कृपया। Yes, sir. In reference to first part of your question, the number of women students enrolling for the higher education in India has always shot up. Women enrollment in higher education is less than 10% on the eve of independence. In Goa, it is rising from 44.4% to 56.8%. Now the Kerala, which is... Sir, please come out of the files. मैं सदन में बैठे मेरे सभी साथियों को ध्यान एक घटना पर आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ पहले अगर किसी पूर्वोत्तर के नौजवान या किसी महिला को पूछते तो उनका यही कथन होता कि भारत सरकार तो हमें भूल ही गए हैं, क्योंकि उनके पास ना तो पहले रोजगार था ना ही शिक्षा। परंतु आज पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय, जहाँ का वुमेन एनरोलमेंट रेशियो 51.8% है, जो ये दर्शाता है कि हमारी सरकार द्वारा स्थगित नीतियां कारगर साबित हो रही है। एंड देन फॉर मोर इंफॉर्मेशन,
You can visit the ministry website www.amhrd.gov.in। वैसे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार द्वारा अब कंप्यूटर शिक्षा भी लागू की गई है। थैंक यू सर। प्रश्न संख्या 108 माननीय सांसद निखिल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उर्वरक मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि हमारे देश के जन औषधि कार्यालयों द्वारा जो उर्वरक फसल उपजाने के लिए किसानों को दी जा रही है वह गुणवत्तापूर्ण या फसलों के लिए उपयोगी है, और उर्वरक किसानों को देने से पहले सही तरीके से उसकी जांच की जा रही है या नहीं। धन्यवाद। उर्वरक मंत्री कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में सरकार द्वारा खादों की आपूर्ति और उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। मैं उन कदमों की ओर इनका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ। उत्पादकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पीएमबीजेपी के तहत आपूर्ति की जाने वाली दवाइयों की खरीद केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन उत्तर विनिर्माण पद्धति प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से की जाती है। माल गोदामों में दवाओं के प्रत्येक बैच की प्राप्ति के बाद इनका राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्याशन बोर्ड द्वारा प्रमाणित प्रयोगशालाओं में किया जाता है। गुणवत्ता परीक्षण पास करने के बाद ही दवाओं को जन औषधि केंद्रों के माध्यम से भेजा जाता है। गुणवत्ता मापदंडों को पूरा न करने वाले किसी भी दवाई की बैच को आपूर्तिकर्ता को वापस कर दिया जाता है। इस प्रकार जन औषधि केंद्रों के माध्यम से केवल गुणवत्तापूर्ण दवाओं का आपूर्ति किया जाता है। धन्यवाद महोदय। क्वेश्चन नंबर 109 ऑनरेबल एमपी नीलेश। Honorable Speaker, sir, I would like to question the Honorable Urban Development Minister. I agree that you have installed dustbin in different places of city, but waste material collected from those bins either thrown away in some landfill or disposed of in any water body, which create more pollution. So, what is the minister doing to improve waste management system and not just transfer it? Honorable Speaker, sir. Urban Development Minister, please. Honorable Speaker, sir, as you know, we have taken many major steps toward this issue, and many of them are giving impressive results. Here are some campaigns and missions. First of all, I want to talk about Swachh Bharat Mission. It provides central assistance for solid waste management in both urban and rural areas. Other campaigns are e-waste management rules made in 2016, waste to energy projects launched by MNRE, waste to compost campaigns. Recently, we have also banned single-use plastic, which is very harmful to our environment. Now we are also trying to address improper waste disposal at ground level because problem starts here. We are approaching government and private schools and organizations to conduct awareness program and encouraging people to follow 3R, which is reduction, reuse and recycling. Thank you. प्रश्न संख्या 110 माननीय सांसद अभिनीत। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सवाल फिर से प्रधानमंत्री जी से है। क्या वह बताने का कष्ट करेंगे कि स्वच्छ भारत का अभियान कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी, जिसको भी पूरे हुए 10 साल हो चुके हैं। तो क्या आप बताएंगे कि वो कितना असरदार रहा है? क्योंकि मैंने देश में हर जगह कोने कोने में अभी भी देखा है कि कचरे के ढेर यहाँ वहाँ बिखरे रहते हैं, बल्कि उनकी संख्या एवं साइज में और भी वृद्धि हो गई है। तत्पश्चात मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि सदन द्वारा पास करे गए हजारों करोड़ के फंड का क्या हुआ? वे इसका स्पष्ट ब्यौरा पूरे सदन को दे। मान्यवर।
माननीय प्रधानमंत्री कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बातों के माध्यम से सदन को यह सुनिश्चित कर देना चाहती हूँ कि विपक्षी नेता द्वारा किए गए प्रश्न का स्पष्ट ब्यौरा यह है कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान मिशन न केवल केंद्र सरकार अपितु संपूर्ण भारतवर्ष की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह इसका सहयोग करे। और जहाँ तक बात यह आती है कि सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं, तो श्रीमान मैं यह बताना चाहूंगी कि भारत के सबसे स्वच्छ राज्य एवं शहर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को लगातार तीसरे एवं 5वें वर्ष भारत के सबसे स्वच्छ राज्य एवं शहर घोषित किया गया है। दूसरे और तीसरे सबसे स्वच्छ शहर सूरत और विजयवाड़ा को क्रमशः दूसरा और तीसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। सर्वोत्तम गंगा शहर अयोध्या नगरी वाराणसी को सर्वोत्तम गंगा शहर का नाम दिया गया है। मैं विपक्षी नेता अभिनीत जी को यह बताना चाहूंगी कि 500 लोकसभा द्वारा 500 करोड़ का जो बिल पास कराया गया था वह भारत के इन महत्वपूर्ण राज्यों पर खर्च किए गए हैं, जिनका विवरण मैं स्पष्ट रूप से सदन में प्रस्तुत कर चुकी हूँ। धन्यवाद श्रीमान। Question number 111, Honorable MP of Sari. Honorable Speaker, sir, will the Minister of Agriculture and Farmer Welfare be pleased to state whether the Agriculture Summit is organized at the central or state level, and if so, the details therein. Whether empowerment of farmers with global knowledge and advanced technology would be discussed therein, and if so, whether it will provide an ideal platform for sharing, networking for farmers, scientists, agriculture entrepreneurs, and progressive farmers, and if so, the details therein. Thank you, sir. Agriculture Minister, please. Honorable Speaker, sir, in the few years 2021 to 2022, the following national conference were held in Krishi Bhavan, New Delhi. The state joint video conferencing, namely Kharif Campaign 2021 on 4th April, Rabi Campaign 2021 on 8 December, and Zaid Campaign 2022 on 3rd January. The conference of Lieutenant Governor Administrators of all vias was conducted on 15 September at Vijay Bhavan, New Delhi, to review the agriculture each of the Union Territory. During the financial year 2021 to 2022, following regional agriculture conference were held at North Region Regional Agriculture Fair organized during the 11th October 2021 at Jammu Kashmir. At Northeast Region, the Regional Agriculture Fair were held during 12 to 14 March in 2022 at Bihar. Thank you, sir. Now, question hour ends and paper will be laid down. Honorable members, I have to make an announcement. On the behalf of the honorable members of the House, I have great pleasure in extending our warm welcome to Her Excellency Ms. Laila Praveen, Speaker of the Bangladesh Parliament, and the honorable members of Bangladesh Parliamentary Delegation, who are on a visit to India, are now honored guests. The other members of the delegation are Ms. Lisa Kim, Member of Parliament, Mr. Sonu Malhotra, Member of Parliament, Mr. Siddharth Sudarshan, Member of Parliament. It is a very high-power delegation who reached Delhi on 12 September 2024. They are now seated in special box. We wish them a happy and fruitful stay in our country. We also convey our warm feeling and very best wishes through them to their Parliament President and Prime Minister, the government, and very friendly people of Bangladesh. Now, let us take up the calling attention. Ms. Navya will call the attention of Home Minister. Honorable Speaker, sir, I beg to call the attention of Home Minister about the protest, anger, unrest and violence erupted in Manipur state. So, what step you are taking to maintain
law and order in the state. Thank you, sir. Honorable Home Minister, please. Honorable Speaker, sir, many steps have been taken relating to the incidents violence in the states, including enforcement in law and order, machinery and security setting of relief camps and peace committees. Sir, civil society groups of both the communities have been asked to use their influence to stop the violence. Measures to foster on understanding between two communities, Cookies and Metis, can only happen after the gun fall silent. Thank you, sir. Now the bill has to be introduced in the House. महिलाओं का लोकसभा राज्यसभा में 1/3 यानी 33% आरक्षण हेतु सदन द्वारा बिल को कानूनी रूप देने के लिए सदन में बड़ी ही उम्मीद के साथ लाया गया है ताकि महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण हो सके। इसके लिए हमें प्रतिपक्ष से भी इस दिशा में सहयोग देने की उम्मीद है। माननीय प्रधानमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी की ओर से इस बिल पर अपनी सहमति प्रकट करती हूँ। विपक्षी दल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल दिशा को बदलने से किनारे अपने आप बदल जाते हैं। मान्यवर, मैं कश्तियों की जगह पे यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारे सदन में इससे पहले और आगे आने वाले समय में न जाने कितने ही बिल पास किए होंगे, लेकिन इसका सीधा सा अर्थ यही है कि इन बिलों का सही से मौजूदा सरकार द्वारा पालन नहीं किया जाता। तो मैं मान्यवर पूरे संसद एवं पूरे भारत देश से ये आकांक्षा करता हूं कि वो अपने देखने को नजरिए को बदले और इस तरह की बिल जैसे महिला सशक्तिकरण की हमारे देश की जरूरत न पड़े और हमारा देश भारत विकास की ओर हमेशा अग्रसर रहे। मैं अपने दल की तरफ से और बिल पर अपनी पूरी सहमति प्रकट करता हूं। मान्यवर। जो इसके पक्ष में है वे अपना हाथ उठाएं और जो इसके पक्ष में नहीं है वे अपना हाथ ना उठाएं। मैं समझता हूं कि हाँ की बहुमत है, हाँ की बहुमत है, हाँ की बहुमत है। मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। Considering the decision taken by the minister and based on the above discussion, sir, I am willing to pass the bill. ये बिल सदन में पारित की जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत सबसे विशाल और प्राचीन संघीय प्रणाली देश है। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। इसकी लोकतांत्रिकता को साबित करने और इसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए मैं सत्ता दल और विपक्षी दल दोनों का धन्यवाद करता हूँ। Now, the House is adjourned to meet again on Saturday, 15th September 2024 between 3 p.m. to 4 p.m. Now I request to all members to get stand up for the national anthem. Stop.